नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झलडिया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि आजकल दिनों दिन ये एक चलन बढ़ता जा रहा है कि बुज़ुर्ग माता पिता उनकी सेवा में उपेक्षा की जाती है, पैसे को ही महत्व दिया जाता है, संबंधों का महत्व कम होता जा रहा है। पाश्चात्यकरण का असर स्पष्ट तौर पर देखने में आता है। तो अनेक बार ये घटनाएं सुनी हैं कि बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम छोड़ के आ गए, कहीं रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया और किसी ने समझा करके छोड़ दिया कि पापा जी आपका मन वहाँ लगेगा, और भी बुजुर्ग लोग रहते हैं, आप यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर होते हो, चलो आपको वहाँ। तो यूँ वो बुजुर्ग लोग सब समझते हैं सारी बातें, लेकिन उनको इस तरह से किसी न किसी प्रकार उनका उपेक्षा करते हैं, वो त्याग कर देते हैं। तो इसके ऊपर भारत सरकार का ध्यान गया और 2007 में एक कानून बना। कानून है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। तो इस 2007 के कानून की आज हम बात करेंगे। तो इसमें दो कैटेगरी बनाई है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक। तो माता पिता कौन है? माता पिता वो है जिनके संतान है, चाहे वो सौतेली संतान हो, चाहे वो बायोलॉजिकल खुद की पैदा की हुई संतान हो, और चाहे वो गोद ली हुई संतान हो, किसी भी रूप में कोई संतान है तो वो संतान के माता पिता हो गए, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो या नहीं हो। यदि माता पिता है तो किसी भी उम्र के हैं तो वो भरण पोषण का इस अधिनियम के तहत क्लेम कर सकते हैं, चाहे उनकी उम्र 50 साल हो, 52 हो, 55 हो, 58 हो, कुछ भी उम्र हो। और वरिष्ठ नागरिक, बाकी सभी वरिष्ठ नागरिक कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक कौन होंगे? जो 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं अथवा 60 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, वो सारे वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। तो वो भी भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते हैं। भरण पोषण में क्या आता है? भरण पोषण में आता है रोटी कपड़ा मकान, आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय सुविधा। जो मेडिकल फैसिलिटी है, बीमार हो गए, देखभाल की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो सारी उनकी चिकित्सीय व्यवस्था करना, ये भी भरण पोषण की श्रेणी में आता है। अच्छा, अब ये माता पिता किसके विरुद्ध करेंगे? देखिए, माता पिता बालकों के विरुद्ध करेंगे। और बालक कौन है? बालक है पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, ये चार इसमें श्रेणी दी हैं। चाहे वो पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, जैसा मैंने आपको बताया, सगे उनके संतान हो या दत्तक गोद में लिए हुए हों या सौतेले हों, किसी भी कैटेगरी के हों, ये जो संतान है पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री, इनके विरुद्ध माता पिता भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकते हैं यदि उनकी उपेक्षा की जा रही हो तो इसमें एक ये बात ध्यान रखने की है कि अवयस्क बालकों के विरुद्ध क्लेम नहीं किया जा सकता। यानी कि जिसके विरुद्ध क्लेम कर रहे हैं उसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा है वरिष्ठ नागरिक। अब मान लीजिए किसी की संतान नहीं है, न सौतेली संतान है, न सगी संतान है, न कोई दत्तक ली हुई गोद ली हुई संतान है, और वो वरिष्ठ नागरिक हो गया, यानी कि 60 साल या उससे ऊपर हो गया। तो अब उसको यदि भरण पोषण की आवश्यकता हो और उसकी कोई भरण पोषण नहीं कर रहा, कोई देखभाल नहीं कर रहा है, तो वो किससे मांगेगा? तो वो मांगेगा अपने नातेदार से। नातेदार का क्या मतलब? कौन है नातेदार? नातेदार वो विधिक वारिस है जिसके पास या तो उसकी संपत्ति, उस वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है, या उसकी मृत्यु होने पर वो संपत्ति उसको मिलेगी। ऐसा व्यक्ति, वो उसका नातेदार। उस व्यक्ति के विरुद्ध बिना संतान वाला वरिष्ठ नागरिक क्लेम कर सकता है। और संतान है तो अपनी संतान के विरुद्ध पुत्र पुत्री या पौत्र पुत्री के विरुद्ध कर सकता है। तो ये तो हमने देखा कि कौन कौन कर सकते हैं और किस किस के विरुद्ध कर सकते हैं। अब कहाँ करेंगे? तो ये प्रत्येक उपखंड में एक अधिकरण बना हुआ होता है, और उस अधिकरण का जो अध्यक्ष है वो एसडीओ होता है, या एसडीओ से ऊपर की रैंक का कोई व्यक्ति हो सकता है, एसडीओ से नीचे की रैंक का कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो एसडीओ की अध्यक्षता वाला ये अधिकरण जो है, ये दोनों पक्षों को सुनाई करके इसमें एक राशि निश्चित कर देगा, और उस राशि का भरण पोषण के रूप में उस वरिष्ठ नागरिक को या माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उनकी अदायगी का आदेश देगा।
अच्छा, कितने रुपए तक दे सकते हैं? देखिए, अधिकरण अपनी विवेक के अनुसार, अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार, दोनों पक्षों की क्या परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई राशि तय करते हैं। लेकिन इस अधिनियम की धारा 9 में ये कहा है कि 10,000 रुपये महीना से अधिक राशि नहीं देंगे, तो अधिकतम 10,000 रुपया प्रति माह। अच्छा, इस धारा 9 में जो आदेश दिया गया, कोई राशि तय की गई या खारिज कर दिया गया, एप्लीकेशन दी नहीं गई कोई राशि, तो इस अधिकरण के आदेश से कोई व्यक्ति पीड़ित है, व्यथित है, तो उसको चुनौती कहाँ देगा? तो प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण बनाया गया है। अपील अधिकरण कौन होता है? देखिए, इसमें अध्यक्षता डीएम या डीएम के स्तर का अधिकारी करता है, तो ये उसी जिले के अंदर डीएम की अध्यक्षता में एक अधिकरण अपील के रूप में काम करता है। वहाँ पर अपील होगी, कितने दिन में होगी? 60 दिन के भीतर अपील करनी होगी। जब आदेश दिया, उस आदेश से 60 दिन के भीतर अपील कर दो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि आदेश कर दिया, कोई अपील भी नहीं की, संतुष्ट है, जितना भी 5,000 6,000 महीना किया, 8,000 रुपये महीना किया, अब वो कर तो दिया आदेश, लेकिन वो दे नहीं रहा है, पुत्र पुत्री या कोई नातेदार। जब नहीं दे रहा तो क्या करे? तो नहीं दे रहा तो उसके लिए धारा 5 की उपधारा 8 में ये कहा गया है कि प्रत्येक फेल्योर के लिए, एक असफलता के लिए, जैसे हर महीने देना है, इस महीने की 1 तारीख को देना था, नहीं दिया तो असफल हो गया, दूसरे महीने की 1 तारीख को देना था, नहीं दिया, असफल हो गया। तो ऐसे प्रत्येक असफलता के लिए 1 माह का कारावास उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ये आदेश था, उसको 1 माह का कारावास की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त और है कि वो 3 माह के भीतर ही एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये मेरे को अदा नहीं कर रहा है, तो इसके खिलाफ वसूली का काम करें या इसको सज़ा दिलाने में जो भी करना है। तो 3 महीने के भीतर आवेदन करने पर प्रत्येक एक चूक के लिए, प्रत्येक एक असफलता के लिए 1 माह का कारावास इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब आगे देखिए, जो लोग अंगूठा निशानी करवा लेते हैं कोई पेंशन के नाम से, या कि हम आपका कर देंगे, बहुत अच्छा देखभाल करेंगे, कोई दान पत्र लिखवा लिया, कुछ इस तरह से, उस संपदा के अलावा उनके पास कोई साधन ही नहीं है, खेत है या दुकान है, मान लीजिए दुकान या खेत किसी ने अपने नाम करवा लिया, बिजनेस है तो अपना नाम करवा लिया। आजकल देखते हैं अखबारों में आती है, बड़े बड़े राजघरानों में और बड़े बड़े उद्योगपतियों में भी इस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं। तो ऐसे में उसकी संपदा की रक्षा कैसे हो? तो इसके लिए इस अधिनियम की धारा 23 में विशेष प्रावधान रखा है। ये महत्वपूर्ण है। धारा 23 में ये कहा कि कुछ मामलों में संपत्ति का अंतरण शून्य होगा, यानी कि वो संपत्ति जो ट्रांसफर की है, जो अंतरित की है दान से या और किसी रूप में, तो उसका अंतरण शून्य माना जाएगा। हक त्याग भी होता है, दान भी होता है, इनमें तो कोई पैसा लेते ही नहीं। तो धारा 23 में क्या कहा गया कि कोई वरिष्ठ नागरिक, अब देखिए यहाँ वरिष्ठ नागरिक शब्द है तो इसका मतलब चाहे माता पिता के रूप में है, वो भी 60 साल या उससे ऊपर के होंगे तो वरिष्ठ नागरिक बनेंगे। तो कोई वरिष्ठ नागरिक संपत्ति का दान या अन्य किसी प्रकार से अंतरण इस शर्त के साथ करता है। कौन सी शर्त लगाएगा उसमें? इस शर्त के साथ करता है कि संपत्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसकी सुख सुविधा और आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, उसकी देखभाल करेगा, और ऐसा नहीं करेगा तो इस संपत्ति का अंतरण, इस संपत्ति का ट्रांसफर कपट से किया हुआ समझा जाएगा और उस अधिकरण से इसको शून्य घोषित करवाया जा सकेगा। तो ये बुजुर्गों से मेरा ये निवेदन है कि यदि वो कोई संपत्ति को दान के रूप में या हक त्याग के रूप में इस तरह से कोई ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को देते हैं, तो उसमें ये 2 लाइन जरूर डाल दें कि मैं संपत्ति तो दे रहा हूँ इनको, लेकिन यदि इन्होंने मेरी देखभाल नहीं की और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की तो ये कपट से किया हुआ अंतरण माना जाएगा और इसको मैं शून्य घोषित करवाने के लिए स्वतंत्र हूँ। ऐसा उसमें 2 लाइन डाल दें तो फिर वो कपट नहीं करेंगे। इसके अलावा एक इसमें क्लोज और है सेक्शन 23 में उपधारा 2 में कि संपत्ति अंतरण से प्राप्तकर्ता को, जो संपत्ति को प्राप्त कर रहा है, उस प्राप्तकर्ता को यह जानकारी है कि ये वरिष्ठ नागरिक जिससे वो संपत्ति ले रहा है उस संपत्ति से भरण पोषण करने का अधिकार रखता है, यानी कि उस संपत्ति से उसको भरण पोषण करने का अधिकार है और उसके पास भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है।
तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी वह भरण पोषण का क्लेम कर सकता है। उस व्यक्ति को पता है कि इसी संपदा से इसको भरण पोषण मिल रहा है और उस संपदा को ले रहा पूरी की पूरी, तो भरण पोषण कहाँ से करेगा? तो यदि वो इस तरह से जानकारी में होते हुए ले रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसका भरण पोषण का ख्याल रखेगा, और नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध क्लेम किया जा सकेगा। लेकिन जिसको इस तथ्य की जानकारी नहीं है और रुपया पैसा देकर के, प्रतिफल राशि देकर के, विक्रय मूल्य देकर के खरीदता है, उसके विरुद्ध ये क्लेम नहीं किया जाएगा। तो जिसको जानकारी है उसके विरुद्ध किया जाएगा, या बिना प्रतिफल के दान या हत्या आदि के रूप में लेता है उसके विरुद्ध क्लेम किया जा सकेगा। अच्छा, अब धारा 24, इसमें एक और प्रावधान की हम चर्चा करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये ऋषिकेश छोड़ दिया, स्टेशन पे छोड़ दिया, बस स्टैंड छोड़ दिया, वृद्धाश्रम के गेट के पास बैठा के आगे कि आ रहा हूँ, आप यहीं इंतजार करना, और फिर वापस गए ही नहीं। तो धारा 24 क्या कहती है कि जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख का जिम्मा है और वो उसे ऐसे स्थान पर कहीं पर परित्याग करने के आशय से छोड़ देता है, तो इसमें धारा 24 में दंड का प्रावधान है, 3 माह का कारावास या 5,000 रुपया जुर्माना या दोनों, ये सजा का प्रावधान इसमें है। तो जिसके पास देखरेख का जिम्मा है वो इस तरह से उसका परित्याग किसी स्थान पर नहीं करके आ सकता, और ऐसा करता है और ये साबित हो जाता है तो उसमें दंड का प्रावधान है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।